महाराष्ट्र में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्होंने आदेश दे दिया है कि वहाँ महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, उन्होंने जो एक रिसोर्ट बनाया है, जो एक अवैध निर्माण समुद्र के किनारे नियमों को ताक पे रख के किया है, उसको वो गिराएं और उसकी स्टेटस रिपोर्ट 1 महीने में उनको सबमिट करें। और आपको बताएं, इसके पहले ये किरीट सोमैया की कंप्लेंट पर बाकायदा कार्रवाई हुई थी। जो शिवसेना के सचिव हैं और उद्धव ठाकरे के निजी सचिव सहायक हैं मिलिंद नार्वेकर, ये मिलिंद नार्वेकर का भी नाम किरीट सोमैया ने दिया था, लोकायुक्त को कंप्लेंट की थी। और इसके पहले किरीट सोमैया ने बताया कि इसके पहले उन्होंने नगर निगम को, फिर जो है तहसीलदार को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को ये कंप्लेंट दी गई थी कि ये अवैध निर्माण आपकी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और इस निर्माण को रोका जाए, गिराया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ये जो अवैध निर्माण था इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये किसी भी एजेंसी ने इस अवैध निर्माण को नहीं गिराया। और ये याद रखना, वही एजेंसी है जो कंगना रणौत की केवल एक छजली बाहर आ गई थी तो उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके चले गए थे। अब जिसने केवल एक छजली सहन नहीं करी, वो समुद्र के किनारे पूरा बंगला अवैध रूप से बना हुआ और उसको बचाने में पूरी सरकार लगी रही। किरीट सोमैया जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और आपको बताएं आजकल तो वो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, तो उनकी कंप्लेंट पर लोकायुक्त ने संज्ञान लिया है और अब अनिल परब को वो नोटिस दिया है कि आप अपना बंगला खुद गिराते हैं या उसका गिराने का खर्चा भी लिया जाएगा। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि जिस तरह से जो मिलिंद नार्वेकर हैं उनका बंगला उन्होंने खुद तुड़वाया, मशीनें बुलाकर इज्जत बचा ली, इसी तरह से अनिल परब को भी चाहिए कि वो अपना बंगला जो अवैध रिसोर्ट बनाया हुआ है उसको खुद ही तोड़ दे तो अच्छा है। और ये बताता है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सरकार में बैठे हुए लोग, एक तरफ आम आदमी का कोई भी जरा सा छोटा मोटा निर्माण हो उसको गिराने पहुंच जाते हैं, यहां सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री और शिवसेना के खासम खास लोग अवैध निर्माण बनाने में पूरे लगे हुए हैं। तो किरीट सोमैया को अभी पिछले दिनों इसीलिए वायु सुरक्षा दी गई थी क्योंकि एक अंदेशा जताया जा रहा था कि जिस तरह से उनके ऊपर हमला भी किया गया पिछले दिनों शिवसैनिकों के द्वारा, उनके ऊपर कीचड़ डाली गई, गाड़ी पे हमला किया, वो तो पुलिस की मौजूदगी थी वरना कुछ भी हो सकता था। और किरीट सोमैया ने ये अंदेशा जताया था कि ये जो शिवसैनिक है ये कोई भी जानलेवा हमला इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद केंद्र ने उनको एक सुरक्षा दी और अब सुरक्षा के बाद खुलकर के सामने आए हैं और जहां तक वो खुलासा करते हैं उसमें सत्यता पाई जाती है। इसी तरह एक के बाद एक अवैध निर्माण के खुलासे उन्होंने किए, यहां तक कि संजय राउत की पत्नी के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरह से एक शेल कंपनी बनाकर पैसे का लेन देन हुआ, उस पैसे के लेन देन में उद्योगपतियों को शामिल किया गया। और अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि किरीट सोमैया की जो जानकारी है उसके बाद भी वो मीडिया में उसको रखते हैं, उसके पहले वो अधिकारियों को कंप्लेंट करते हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और लीपापोती शुरू हो जाती है। सरकार का काम जनता की सेवा है, एक तरफ वो अपने को कहते हैं जन सेवक, लोक सेवक, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में भ्रष्टाचार उन्हीं के लोग कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि मंत्री लेवल पे अगर बैठकर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो दूसरे को कैसे रोकेंगे। आप अवैध निर्माण खुद कर रहे हैं, आप नेवी की जो एक रेखा है समुद्र के किनारे जो उनकी जमीन होती है उस पर आप निर्माण कर लेंगे तो आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप जब निर्माण कर लेंगे तो आम आदमी भी फिर उसका करेगा अवैध निर्माण और उसकी एवज में उसे क्या करना है ये सब देख रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की उगाही, 100 करोड़ रुपए का लेना देना ये मंत्रालय में खुल रहा है। अनिल परब के ऊपर भी यही आरोप है कि बैक डेट में पुरानी गाड़ियों, सरकार बैक डेट में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और बिक्री और उसके लिए पैसा, ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा।
तो आरोप लगे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इन आरोपों के लगने के बाद उद्धव ठाकरे को चाहिए था कि अनिल परब हो या अनिल देशमुख था, इनके खिलाफ जांच बिठाते, जांच कराते, लेकिन अपनी तरफ से कोई जांच नहीं कराई जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है या कभी ईडी नोटिस देती है, तो इस पर वो इस तरह की बयानबाजी नेता करते हैं शिवसेना के, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो और नेता हो। शरद पवार बोलते हैं कि साहब केंद्र जो है ये दखल अंदाजी कर रही है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरह से जितने टॉप लीडर है महाराष्ट्र की राजनीति में, चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये उन नेताओं के बचाव में उतर के आते हैं जिन नेताओं के ऊपर आरोप गंभीर होते हैं। बजाय इसके अगर ये कहते कि भैया ठीक है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो जांच कर लें, उसके बाद केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो फैसला करेगा मान्य होगा। लेकिन ये देखने में आता है कि ये बचाव करने लगते हैं और केंद्र को घेरने लगते हैं। अब लोकायुक्त की जो कार्रवाई है, लोकायुक्त ने पहले वो सारी स्टडी की है, प्रूफ दिए गए हैं, और ये प्रूफ ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त को दिए हैं किरीट सोमैया जी ने पहली बार। इसके पहले ये उन्होंने पर्यावरण विभाग को दिए, ये उन्होंने तहसीलदार को दिए, डीएम को दिए और नगर निगम वगैरह सबके पास ये दस्तावेज दिए थे। लेकिन बकौल किरीट सोमैया वो कहते हैं कि किसी ने कार्रवाई नहीं करी। और इसका मतलब ये लग रहा है कि बस नेताओं में होड़ मची हुई है कि ये सत्ता है, इसके रहते रहते जितना जिसको कमाना है, लूटना है, लूट लो। तो महाराष्ट्र सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों में लूट मची हुई है। और ऐसा नहीं कि खाली शिवसेना, एनसीपी के लोग भी। अब अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने हालांकि शरद पवार पर जब प्रेशर बना, पहले तो शरद पवार का रुख हमने देखा कि बाकायदा दिल्ली में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बचाव किया। वो कहते हैं साहब मैं इसको जानता हूं अच्छी तरह और कोई ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन बाद में जब पोल खुली तो दबाव में इस्तीफा दिलाना पड़ा। अब इस्तीफे का हाल ये है कि ईडी नोटिस पे नोटिस दे रही है, उसके बावजूद भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ईडी से भागते घूम रहे हैं। अब ईडी से क्यों भाग रहे हो? और बजाय इसके वो और क्या चल रहा है कि ऐसा लग रहा है शिवसेना सरकार अब इस मोड़ में आ गई है कि आपकी ईडी हमें नोटिस दे रही है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, हम बीजेपी के नेताओं के खिलाफ करेंगे। बीजेपी में आपको नारायण राणे अगर इस केस को उजागर करते हैं और नारायण राणे अगर किसी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं तो नारायण राणे के बेटे के खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस वो नोटिस जारी करती है और वो अगर नहीं आ रहे हैं तो साहब लुकआउट नोटिस दे दो उनके खिलाफ भी, हो सकता है वो भी विदेश भाग जाएं। अरे भाई ये ड्रामेबाजी क्यों है? ये बदले की कार्रवाई इसी को कहते हैं। नारायण राणे के बेटे जो हैं वो कहीं भाग थोड़ी रहे ना, नारायण राणे कहीं जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप केवल परेशान करने के या मुंह बंद करने की नीयत से अगर कार्रवाई करोगे तो नेताओं में तो होता है कि तेने मेरे खिलाफ केस किया, मैंने तेरे खिलाफ, के दोनों चुप हो जाओ, बैठ जाओ। तो अगर इस किस्से में नेता आपस में मिल जाएं और भ्रष्टाचार को दबा लें तो फिर जनता क्या करेगी? जनता तो देख रही है ना, जनता इसका जवाब चुनाव के टाइम पे देती है। और महाराष्ट्र की राजनीति में किरीट सोमैया हो या नारायण राणे हो, ये जो आए दिन खुलासे कर रहे हैं, भले ही शिवसेना की सरकार इन लोगों को बचा ले जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, भले ही शरद पवार ये कहकर के पल्ला झाड़ दें अपनी पार्टी के नेताओं का और उनको पाक साफ बताने की कोशिश करें कि साहब केंद्रीय जांच एजेंसियां दखल अंदाजी कर रही हैं, सरकार गिराने की कोशिश कर रही हैं, भले ही चाहे वो जो है जो ये बैंक हैं और वो गृह मंत्री के पास में आए हैं सहकारिता बैंक, उसको लेकर वो हमला करें, साहब राज्य का मामला है, ये अजीत पवार को बचाने की कोशिश करें इस तरह की बातें करके। हो सकता है कि राजनीतिक दलों के इस दबाव के कारण या कोई आपसी तालमेल के कारण, राजनीतिक समीकरण के कारण उनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई ना हो जैसे कि आम आदमी के ऊपर होती है। लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता इस सब खेल को देख रही है और इसका जवाब वो चुनाव में देगी। इन सब का असर जो पड़ने वाला है,
ये जो नेताओं को बचाया जा रहा है और खेल खेला जा रहा है, इन सब का असर सबसे पहले बीएमसी के आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। बीएमसी का चुनाव होगा और बीएमसी के चुनाव में जो मुंबई की जनता है वो जब वोट डालने के लिए चलेगी तो उनको ध्यान में आएगा कि बरसात में किस तरह से सड़कों पे पानी भरा था, उनको ध्यान में आएगा कि बीएमसी ने किस तरह से कंगना रणौत की छजली तोड़ दी थी। उधर शिवसेना और एनसीपी के लोग बड़े बड़े बंगले बना रहे थे समुद्र के किनारे, पूरे के पूरे अवैध, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला। ये बात अलग है कि बीजेपी के किरीट सुमैया के दबाव के कारण, लोकायुक्त के फैसले के कारण, नोटिस के कारण, मजबूरी में बेइज्जती होते हुए फिर वो तोड़ने पड़े। तो जनता देखेगी और इसका असर पड़ेगा। और इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जो नेता ये बोल रहे हैं खास तौर पे कि बीजेपी हमारी सरकार को गिराना चाहती है, वो बीजेपी सरकार गिरा के सहानुभूति नहीं देगी एनसीपी और शिवसेना को, अपने आप ही गिर जाओगे। मंत्रियों पे कार्रवाई होगी, विधायकों पे कार्रवाई होगी और जिस दिन वो जेल जाएंगे जनता देखेगी, आपकी बेइज्जती होगी। चाहिए ये कि आप पहले इस्तीफा लो, लेकिन ना, अनिल परब का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। क्यों भाई, क्या आपका लगाव है उससे? ये जनता पूछ रही है। मुख्यमंत्री जी, आपका क्या लगाव उस परिवहन मंत्री से है जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं? क्या कोई आपके पास और दूसरा नेता नहीं है? हटाओ और दूसरे को बनाओ। तो छवि सुधारने की कोशिश करते ही नहीं है। तो इसी से जनता कहती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इन सब लोगों से जुड़ाव रखे हुए हैं, इनको बचाने में लगे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हित है इसके पीछे। और इसका मतलब यही हुआ कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, जनता कुछ भी कहे, ये पोस्ट से हटने वाले नहीं है, मिलकर कमा रहे हैं, मिलकर खा रहे हैं। लेकिन बीएमसी के चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्योंकि मुंबई के लोग बड़े सेंसिटिव हैं, पढ़े लिखे और समझदार हैं। वो जब वोट डालेंगे तो पता लगेगा कि क्या होने वाला है इस शिवसेना सरकार के साथ, क्योंकि उसको एक तरह से सेमीफाइनल माना जाता है महाराष्ट्र का। मुंबई में हर जगह का, महाराष्ट्र का हर जगह का लोग रहता है, हर तबके का व्यक्ति रहता है और इसलिए बीएमसी को खास माना जाता है। तो बीएमसी का रुख आज जैसा है, पक्षपातपूर्ण रवैया, कि आम आदमी की छोटी सी चाल भी नहीं बचेगी अगर वो अवैध है। उधर मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले वो सुरक्षित खड़े हैं और पैसे के लेन देन के कारण जो पैसे वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। इसका असर जनता पे क्या जाएगा, बीएमसी के चुनाव में पता लगेगा। वंदे मातरम।